बाजार किसी चीज से सबसे ज्यादा घबराता है तो वो है युद्ध, लड़ाई, और खास तौर पे दो देशों के बीच की लड़ाई। और यहाँ तो दो क्या तीन देश शामिल हो गए हैं, अमेरिका और इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ। और ईरान ने उसमें बड़ा कांड ये कर दिया है कि उसने और अनेक देशों को लपेट लिया है। जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं उसके आसपास के देशों में, उन सब पे उसने अटैक कर दिया है, उन अमेरिकी अड्डों पर। उसके हिसाब से उसका कहना है कि हम अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं, हम सीआईए के हेडक्वार्टर पर अटैक कर रहे हैं उन देशों में। वो ये कह रहा है इन देशों की जनता से अपना कोई लेना देना नहीं है, इन देशों पर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अमेरिकन प्रेजेंस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे देश इसमें एक साथ शामिल हो गए हैं, तो ये तो बाजार के लिए भारी घबराहट की बात है। बाजारों ने वो घबराहट दिखा भी दी है। लेकिन ऐसे में अब निवेशक के सामने सवाल है कि उसको क्या करना है। ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों सोच रहे हैं। ट्रेडर्स ने तो आज दिन भर में अपना काम कर दिया है, लेकिन अब इन्वेस्टर्स को सोचना है। और ऐसे में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, जिस नोट को कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बताया जा रहा है कि सतर्कता भी है और उम्मीद भी है। बाजार में उम्मीद दिख रही है, लेकिन साथ में सावधानी बरतने की सलाह भी है। उनका कहना यह है कि ये जो मिडिल ईस्ट का फ्लेयर अप है, जो जो इस वक्त ये आग भड़की है, ये शायद बहुत लंबी नहीं चलेगी। और हाल के कुछ इस तरह के और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनका हाल देखते हुए उनको लगता है कि बाजार में इस वक्त इस पैनिक से, जो घबराहट मची हुई है, इससे एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन फिर से तो हो गई ऑप्टिमिस्ट। कॉशियस क्या है? उनका कहना है कि अगर ये एस्केलेशन लंबा खींचा तो मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि उससे तेल गैस के दामों में तेजी आ सकती है, और वो अगर बढ़ गई तो फिर इकोनॉमी के लिए, तमाम इकोनॉमीज के लिए मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क पैदा हो जाएगा। भारत के लिए उनका कहना है कि ये खास तौर पे, और ये भारत के बाजार के संदर्भ में बात है, कि यहाँ मौका भी है और सावधान रहने की जरूरत भी है। तो भारत के मिडिल ईस्ट के साथ आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। भारत का 17% एक्सपोर्ट इस इलाके में जाता है, और भारत को आने वाला 55% क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल इसी इलाके से आता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आधा हिस्सा करीब करीब यहीं से आता है। और भारत में जो बाहर से पैसा आ रहा है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वर्कर रेमिटेंस, जो लोग मजदूरी करते हैं, वहां काम करते हैं और अपनी कमाई में से कुछ पैसा बचा के घर भेजते हैं, उसका 38% हिस्सा भी इसी इलाके से, इसी मिडिल ईस्ट से आ रहा है, जहां इस वक्त अशांति फैली हुई है, जहां कब कहां बम फट जाए पता नहीं है। भारत का जो ईरान के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर है, क्योंकि ईरान इस युद्ध का बड़ा पात्र है, तो वो बहुत कम है। लेकिन इस झगड़े के आगे बढ़ने से जो बड़ा रिस्क पैदा हो रहा है, वो बड़ा दिख रहा है, कि अगर उस इलाके में ट्रेड और ट्रेवल, मिडिल ईस्ट से आना जाना और व्यापार दोनों में बाधा आ जाए, चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो फिर वो बड़ा रिस्क बन जाएगा भारत के लिए। ये लगभग भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट है उसका 20% के आसपास, 1/5 इसी इलाके में जाता है। ये फिर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूरोपियन यूनियन दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इनके साथ कंपेरेबल है अरब देशों के साथ भारत का व्यापार। और साथ में जो कच्चे तेल की जरूरत है भारत की, वो तो उसका बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और जो इंडियन डायस्पोरा है भारत के, जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, भारतवंशी वहाँ नहीं कैसा इस्तेमाल होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे देशों में नागरिकता नहीं मिलती है। भारत के लोग भारतीय ही रहते हैं वहाँ, लॉन्ग टर्म वर्क परमिट पे, रेजिडेंस परमिट पे उनको परमिशन होती है रहने की, काम करने की, लेकिन वहाँ सिटीजनशिप आसानी से दी नहीं जाती है। तो लगभग 45 अरब डॉलर 2023-24 वित्त वर्ष में 45 अरब डॉलर इस इलाके से एज रेमिटेंस आया था, जो भारत की टोटल रेमिटेंस इनफ्लो का 40% है। तो ये जबरदस्त हिस्सेदारी है, जबरदस्त रिश्ता है भारत का इस इलाके के साथ। तो इसमें जो जेफरीज का आप कहना है कि सबसे क्रिटिकल चीज होगी कि क्या होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो जाएगा, जो कि दुनिया का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है, जिसे एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है दुनिया के लिए। दुनिया का 20% एनर्जी सप्लाई, तेल गैस की सप्लाई इसी इलाके से होती है। भारत को तो लगभग आधा यहाँ से आता है। तो उसका बंद होने का
दुनिया भर में एनर्जी प्राइसेस पे, कच्चे तेल के दाम में और एलएनजी गैस के दाम पर भारी असर पड़ने वाला है। ये चिंता जेफरीज को है और उसका कहना है भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता हो सकती है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट नाम आपने सुना भी होगा, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है? वो फारस की खाड़ी को, जो ईरान के पास का समुद्र है, उसको ओमान सागर से, ओमान की खाड़ी से और उसके बाद अरब सागर से जोड़ने वाला एक रास्ता है, जो जमीन के दो हिस्सों के बीच में एक पतला सा समुद्री रास्ता है। उसको जलडमरू मध्य कहा जाता है। ये कुवैत, कतर और बहरीन, ये तीन देश हैं जो अपनी सारी एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ इसी रास्ते पर निर्भर हैं। उनका पूरा एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। सऊदी अरब का कच्चे तेल का 60% एक्सपोर्ट इसी रास्ते से निकलता है, और ईरान का एक्सपोर्ट का भी बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अभी जो अंदाजा लगाया गया है, शुरुआती अंदाजा है कि 10 से 13% ग्लोबल डिमांड का जो होगा, 10 से 13 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स का, उस पर असर पड़ सकता है अगर ये स्ट्रेट बंद होती है, ये रास्ता बंद होता है तो। भारत को यहाँ से करीब 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल पर डे मिलता है, जो भारत की क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का, क्रूड इंपोर्ट का 50 से 60% हिस्सा है। ये भारत के लिए चिंता की बात। और दूसरा, भारत की एलएनजी 50% इसी रास्ते से आता है। तो इसलिए अगर ये रास्ता बंद रहता है तो फिर इन दोनों चीजों के दाम में तेज उछाल आने का डर है, और वो तेज उछाल आएगा तो उसका भारत की इकोनॉमी पे, भारत के व्यापार कारोबार पे बहुत खराब असर पड़ सकता है। अब जो कंपनियां हैं जिनको सीधे सीधे असर पड़ता है भारत में, वो हैं आईजीएल, एमजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, गुजरात गैस, और गेल के लिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए वॉल्यूम पे असर पड़ेगा। और इन तीनों कंपनियों के लिए सीधे, इनके लिए फीडबैक कॉस्ट बढ़ सकती है। जो ये सामान लेते हैं, कच्चा माल इनके लिए महंगा हो सकता है। और अगर आप इकोनॉमी की नजर से देखेंगे तो कितना कितना समय ये झगड़ा चलता है, कितने समय हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बंद रहता है या कम हो जाता है, और कितना उसका एक्सटेंट होता है, इस पर निर्भर करेगा कि कच्चे तेल में कितनी तेजी आती है। और कच्चे तेल में जो तेजी आएगी वो फिर परेशान करेगी इकोनॉमीज को। $10 का अगर बढ़त हो जाती है पर बैरल, एक बैरल में $10 का दाम बढ़ता है, तो फिर वो भारत के चालू खाते के घाटे में 35 बेसिस पॉइंट, 0.35 परसेंटेज पॉइंट का असर डाल सकता है। और इसमें कहा जा रहा है कि अभी तक लगभग 2.5 साल हो गया है पीछे का, जब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं भारत में रिटेल मार्केट में। तो कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब करती रही हैं, लेकिन अब अगर ये आगे बढ़ता है तो फिर या तो दाम बढ़ाना पड़ेगा जो कंज्यूमर की जेब पे भारी पड़ेगा, और नहीं तो सरकार एक्साइज ड्यूटी कटौती करेगी, जो पीछे उसने काफी बढ़ाई थी, उसको कम करके फिर उसका भार वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं हुआ, और अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ाना, ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना पड़ा कच्चे तेल के दाम में बढ़त की वजह से, तो फिर जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा है उसमें $10 की बढ़त से 20 से 25 बेसिस पॉइंट, वहां 0.2 टू 0.25 परसेंटेज पॉइंट का फर्क वहां देखने को मिल सकता है। ये फिर महंगाई पे असर पड़ेगा, और वो इकोनॉमी पे कैसे असर डालता है ये बहुत कहने की बात नहीं है। अब ट्रेड और ट्रेवल पे जो बाधा आ रही है उसका असर पड़ सकता है एयरलाइंस कंपनीज पे, होटल कंपनीज पे, टूरिज्म कंपनीज पे, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पे, और तो इससे परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ डिफेंस को इसमें फायदा हो सकता है। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को अचानक, क्योंकि खरीदारी बढ़ेगी, उनको काम मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका मिडिल ईस्ट इलाके में बहुत जबरदस्त एक्सपोजर है, जैसे L&T, लार्सन एंड टूब्रो। लगभग 25% उनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इसी इलाके से आती है, और उनकी ईपीसी ऑर्डर बुक का 40% हिस्सा इसी रीजन में है। इसी तरह न्यूजेन है जो लगभग 30% रेवेन्यू वहीं से कमाती है। कुछ और कंपनियां हैं जिसमें करीब करीब 5 से 10% का एक्सपोजर है इस इलाके में। उनमें डाबर, टाइटन, अजंता फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, पीबी फिनटेक और वोल्टास जैसी कंपनियां शामिल हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।